लक्ष्मी नगर में कोरोना की वजह से बंद हुए कई कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स ना रहने की वजह से खाली हैं पीजी। ढाबे की दुकानदारी में आई भारी कमी। स्टूडेंट्स ना होने से सभी पर पड़ा असर। कड़कड़ुमा गांव में घर के बाहर से चोरी हुई क्रेटा कार। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। ईस्ट एमसीडी ने बनाया अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से एमसीडी लोगों को करेगी जागरूक। अहम संदेश भी चैनल पर होंगे प्रसारित। जगतपुरी से लेकर कड़कड़ी मोड़ की सड़क बदहाल। फुटपाथ टूटे और अवैध कब्जे से लोग परेशान। बारिश में हो जाता है जलभराव, घंटों लगता है जाम। और जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर। कोरोना को देखते हुए बढ़ते जाएंगे एहतियात। 2 दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना का असर हर किसी पर दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से लक्ष्मी नगर की कोचिंग पर गहरा असर पड़ा है। लक्ष्मी नगर एरिया को सीए की कोचिंग के लिए हब माना जाता है, जहां देश के कई इलाकों से बच्चे आकर कोचिंग किया करते हैं और तैयारियां करते हैं। बच्चों के जाने से कोचिंग, ढाबा, पीजी सभी पर असर पड़ा है। कोरोना की वजह से कुछ कोचिंग बंद हो गए हैं और कुछ चल रहे हैं। जो कोचिंग सेंटर किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे वो बंद हो गए हैं। जो अपनी बिल्डिंग में चल रहे थे वो चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इफेक्ट तो सर बहुत पड़ा है इसमें। बहुत सारे कोचिंग जो रेंट पर चल रहे थे वो तो लगभग बंद ही हो गए हैं। बाकी जो जिसका अपना बिल्डिंग था वो थोड़ा बहुत चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस सब चला रहे हैं। इफेक्ट तो सर बहुत सारा पड़ा है उसमें। तो क्या लक्ष्मी नगर में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर बंद भी हुए हैं? बंद हुए हैं, मान कर चलो कि लगभग 60% कोचिंग तो बंद। नुकसान तो देखिए आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन में सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं, बाकी हर जितने भी बिजनेस हैं सब में नुकसान हुआ है। कोचिंग सेंटर में पहले ये थे कि बच्चे यहाँ आके ग्रुप में पढ़ पाते थे। अब ये चीज़ यहाँ अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो चीज़ है उसकी वजह से हम बच्चे को क्लासरूम में भी नहीं बिठा सकते। बाकी लॉस तो फरवरी मार्च से ही ये चीज़ लॉसेस देखे जाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस ख़त्म होने का जो टाइम होता है मार्च अप्रैल तक में हम सिलेबस ख़त्म करवा देते हैं, क्योंकि मई में बच्चे का एग्ज़ाम होता है। तो फरवरी मार्च तक बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे कुछ बचते हैं उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रखते हैं। लेकिन क्योंकि मई जून में जो नए एडमिशन होने वाले थे वो भी अब नहीं हो पाए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और लॉस तो ये साल समझिए पूरा ही ख़राब ही है शुरुआत से। वहीं कोरोना का असर कोचिंग के साथ पीजी पर पड़ा है। अधिकतर पीजी खाली हो गए हैं। कुछ बच्चे रह गए हैं जिनके घर से खर्चा आता है, वो ही रह रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना की वजह से हमारी तैयारियों पर बहुत असर पड़ा है। एक तो बीमारी की डर से, कुछ आर्थिक हालात ख़राब होने की वजह से अपने घरों की तरफ को जा चुके हैं। पीजी मतलब लगभग खाली चल रहे हैं। अनलॉक में क्या स्टूडेंट वापस आए हैं अभी तक कुछ या नहीं? आपके पीजी अभी प्रक्रिया धीमी है, ये अभी कम आ रहे हैं बच्चे। लगभग कितने सभी जा चुके थे? बात लक्ष्मी नगर की करें तो यहाँ बहुत पीजी हैं। ज़्यादातर पीजी बंद भी हो चुके हैं या अभी भी चल रहे हैं? पीजी तो चल रहे हैं सर, लेकिन अब उनमें संख्या बहुत कम है। जितनी भी हो सके संख्या कम है, क्योंकि बाज़ारों में जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट की आई है तब से तो सारा कुछ बंद ही है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुले नहीं हैं उस तरीके से, या कहीं अगर खुले भी हैं थोड़े बहुत, अगर जो खोले हुए भी हैं तो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। और कहीं ना कहीं लोग डर भी रहे हैं जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। या जो हम लोग जैसे आउटसाइडर हैं तो हम लोग भी जो है सो पहले अगर कुकिंग बाहर से अगर हमारा होता था खाना, तो अभी क्या है कि सब लोग घर में ही खुद कुक करके करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है कि अभी कहीं ना कहीं एक हैवॉक सिचुएशन। तो कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन फ़िलहाल बंद है तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो होगी। पर ऑनलाइन क्लासेस है तो ठीक है, चल रही है। पर टू द मतलब 100% तो नहीं हो पाती है। जो इंटरेक्शन होती है, सामने आना जाना, जो एक शेड्यूल रूटीन बन जाता है। 90% स्टूडेंट जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 90% जा चुके हैं। और जो भी 10% है वो काफ़ी एक है ना फाइनल का स्टेज में होते हैं, या मतलब एकदम क्रूशल सिचुएशन में यहाँ पे हैं। और
पहले तो सिचुएशन काफ़ी दिल्ली की हालात ख़राब थी लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। पर अभी स्टूडेंट नहीं आएंगे, एटलीस्ट छठ तक तो नहीं आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। वहीं लक्ष्मी नगर के ढाबा वालों का कहना है कि जब से कोरोना हुआ तब से अधिकतर बच्चे चले गए हैं। हमारी दुकानदारी 80 से 90% तक चली गई है। बच्चे ढाबे पर आया करते थे और खाना खाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद काम चौपट हो गया है। 10% रह गया। जो पहले काम था स्टूडेंट से था, जितने भी पीजी थे यहाँ उनसे था, जितने बच्चे पढ़ने आए हुए थे, ऑफिस थे यहाँ पे उनसे ही था। पर अब तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया। क्यों? ऑफिस खुल नहीं रहे हैं, बच्चे हैं नहीं यहाँ, सब घरों में चले गए और खाना खाने कौन आए? घर वाले तो वैसे ही डर रहे हैं कि बाहर का खाने से। तो कल ग्राहक तो वही है ना, मजबूरी है। अब लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि जितना कम से कम खर्च करें, जो ज़रूरी सामान है वो ही लें। अब घर वाले तो घर पे ही बना के खुश है ना। 75% काम खत्म हो गया। अच्छा, ये बच्चे नहीं आ रहे तो बुक्स या किताब तो खरीद नहीं रहेंगे, काम ही नहीं है। तो भैया पीछे से भी माल की सप्लाई की शॉर्टेज है ना, पीछे से नहीं होगी? नहीं, पीछे से माल जब मंगाएंगे तो पहले माल को होगा, जो जरूरत है तो मंगाएंगे ना, तो जरूरत ही नहीं है तो माल मंगा क्या करेंगे। पूर्वी दिल्ली में चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी की घटनाओं की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आनंद विहार इलाके में चोरी ने एक कारोबारी की कार पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पता लगाने में जुट गई है। पीड़ित अपने परिवार के साथ कड़कड़ुमा मार्केट में रहते हैं। घर के नीचे उनकी हार्डवेयर की दुकान है। रात 3 बजे वो उठे तो उनकी क्रेटा कार गायब थी। जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो रात 1:30 बजे चोर गाड़ी को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात 1:30 के आसपास की घटना है। हमारी गाड़ी रोज़ की तरह घर के सामने खड़ी थी। हमारी दूसरी गाड़ी किया भी उसके आगे खड़ी थी। तो एक वाइट कलर की गाड़ी जो मार्केट का कई घंटे से चक्कर लगा रही थी, तो जो हमने सीसीटीवी में देखा वो चक्कर लगाते लगाते हमारी गाड़ी को वॉच कर रही थी। हो सकता है वो कई दिन पहले से भी हमारी गाड़ी को वॉच कर रही हो। वो पूरी मार्केट के पूरा सर्कल लेते हुए आई है और हमारी गाड़ी के पीछे आके गाड़ी खड़ी हुई है। उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने जो है हमारी गाड़ी को किसी तरह हैक किया है और उसके बाद जो है वो उसे स्टार्ट करके ले गए। गाड़ी की दोनों चाबियाँ जो है हमारे पास है। हमारी जो गाड़ी थी वो क्रेटा थी और जो गाड़ी जिसमें वारदात करने वाले जो है बदमाश आए थे वो जो है एक वाइट कलर की गाड़ी थी, उसमें बैठ करके आए थे और वो हमारी गाड़ी को स्टार्ट करके ले गए। अच्छा, क्रेटा गाड़ी खासकर बात करी जाए डिजिटल, तुरंत आ जाता है कि आपकी गाड़ी को किसी ने स्टार्ट किया या छेड़ा। गाड़ी जहाँ तक जाती है जीपीआर सिस्टम भी लगे हुए हैं गाड़ियों के अंदर, परंतु उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाड़ी को हैक किया हमें कोई जानकारी मिली। ये तो बेटा जो है लगभग 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 बजे के आसपास जैसे शौच करने के लिए उठा तो इसने देखा कि हमारी एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी नहीं है। इसने तुरंत जो है घर वालों से संपर्क किया कि शायद हो सकता है घर में कोई बीमार हो गया हो और कोई बिना बताए अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास लेके गया हो। जब पूर्ण रूप से घर के अंदर ये सुनिश्चित हो गया कि घर के सभी लोग घर के अंदर हैं, तो हम सब मिलकर नीचे आए और 3 बजे के करीब शौच के लिए आया बाहर। तो जैसे ही मैं आया तो देखा कि मेरी दोनों गाड़ियां जो कि पार्किंग में लगी रहती हैं पार्क में, तो उसमें से एक गाड़ी थी और एक गाड़ी नहीं थी वहाँ पर। तो फिर मैंने जो अपने घर वालों को जगाया, पूछा कि कोई बीमार तो नहीं है। चाचा जी को जगाया, कहीं गए तो नहीं बाहर, मतलब कोई बीमार जैसे घर में लोग हो जाते हैं। तो सबने कहा कि हम तो घर में ही हैं। तब हमें पता लगा कि ऐसे हमारी गाड़ी चोरी हो गई। आज के ज़माने में पब्लिक संवाद होना बेहद ज़रूरी है। इसी को देखते हुए ईस्ट एमसीडी ने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से निगम पूर्वी दिल्ली के आवाम को जागरूक करेगी। निगम की गतिविधियां और जागरूकता इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को मिलेंगे, जिससे नॉलेज मिल सके। इसी को लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने बात की निगम की मेयर निर्मल जैन से। तो अब निगम का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल जो है वो चलाने जा रही है, जिसके द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा स्वच्छता के लिए। और इसके अलावा जो अहम मैसेज, अहम संदेश होंगे वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम ये यूट्यूब चैनल करने वाला है। इसकी आगे की जानकारी ले लेते हैं। जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर। हम लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से केवल जनता को अवगत कराना चाहते हैं। जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारी अन्य एक्टिविटीज़ हैं हमारी कॉरपोरेशन की, जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, या जो लोग जब किसी में कार्यक्रम जब कभी पता लगता है उनको, तो बहुत दिनों से इस बात की एक कमी महसूस की जा रही थी कि हमारा सोशल मीडिया पर अपना कोई पोर्टल हो। तो हमने वो उसको शुरू किया है और मुझे लगता है कि जनता इसका फ़ायदा उठाएगी और हमारी सारी कार्यक्रमों की जानकारियाँ, वो सब जानकारी इसके माध्यम से हम इसको कर रहे हैं। तो ये तो आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग अपना इसको, हमने भी अब रास्ता पकड़ा, थोड़ा देर से पकड़ा है, लेकिन शुरुआत कर दी है और मुझे लग रहा है कि इसका निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव मिलेगा। किस तरीके का रिस्पांस लग रहा है कि इस चैनल को शुरू करने के बाद मिलेगा? निश्चित रूप से वास्तव में नगर निगम जनता के सबसे नज़दीक होता है। जनता की सारी समस्याएं भी निगम के पास आती हैं, मैक्सिमम समस्याएं। तो इसीलिए निगम ने ये जो सोशल मीडिया के द्वारा ये शुरू किया है, एक तरीके से निगम आपके द्वार है। आप सोशल मीडिया पर सारी जानकारी लीजिए और उसके आगे अकॉर्डिंगली आप अपने उसमें काम को देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी निगम जो है पार्टिसिपेट हर साल करता है, और ऐसे में स्वच्छता से रिलेटेड जो संदेश हैं, क्या उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे संदेश? बिल्कुल इसमें हमारी सारी जानकारियाँ, चाहे स्वच्छता से रिलेटेड हों, चाहे प्राइमरी एजुकेशन से हों, चाहे हमारी घर घर जो है ना, जो हम दवाई छिड़कवा रहे हैं, आज सैनिटाइज करवा रहे हैं, जितना कार्यक्रम अब कैसे इस लॉकडाउन की में जितना हमारे लोगों ने सैनिटरी वाले हों, सफाई कर्मी चाहे हमारे वो मलेरिया कर्मी जिन्होंने सैनिटाइज किया है, हमारे सभी डिपार्टमेंटों ने, तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगी और जो जनता को बड़ा फ़ायदा है। किस नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है? यूट्यूब पर EDMC चैनल के पोर्टल के नाम से रहेगा, EDMC। शुक्रिया जैन साहब पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आपको बता रहे थे कि जितने भी संदेश हैं, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, वो अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। और इसके अलावा अगर बात करें निगम के अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं की, तो उनका ये मानना है कि इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, CCN। दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प करने जा रही है। आए दिन सड़कों की बदहाल व्यवस्था की वजह से हम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हमारे रिपोर्टर पूर्व दिल्ली की सड़कों की हर रोज़ जायज़ा ले रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि पूर्व दिल्ली की आवाम को क्या क्या परेशानियां होती हैं। आज हमारे रिपोर्टर ने रोड नंबर 57 जगतपुरी से लेकर कड़कड़ी रोड, जी हाँ कड़कड़ी मोड़ तक का जायज़ा लिया, जिसमें सड़क बदहाल दिखाई दी। सड़कों के पास के फुटपाथ टूटे पड़े थे। पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से लोग फुटपाथ पर ही गाड़ियों को पार्क कर देते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। सड़कों के पास इंक्रोचमेंट की समस्या भी देखी जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि बारिश में जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से घंटों जाम लग जाता है। लोगों का आने जाने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आवाम का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार पायलट योजना से इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराए, जिससे लोगों की समस्याएं कम हों। हम लोग पहले कई शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये बहुत बढ़िया बात है कि कोई दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट निकाला है दिल्ली की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जगतपुरी मेन रोड नंबर 57 है, इस पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जगतपुरी मार्केट के सामने। तो सरकार से ये निवेदन है, और पहले भी हमने कई बार किया है, कि हमारे सामने नाला है, तो नाले के परली तरफ या इस तरफ जिस प्रकार से साउथ दिल्ली में एक हौज खास में MS स्ट्रक्चर की पार्किंग बन रही है लिफ्ट वाली, कुछ इसी तरह का प्रावधान यहाँ पर भी बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग हो सकती है। देखिए सरकार अगर ये पार्किंग की समस्या जो यहाँ पर है पूर्वी दिल्ली में, चाहे वो विकास मार्ग है, ये हमारा जगतपुरी वाला मेन रोड है मार्केट के सामने, अगर ये दूर कर देगी तो बहुत हद तक यहाँ पर जो जाम लगता है, पोल्यूशन होता है, वो काफ़ी हद तक दूर ही हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात ग्रीनरी की, तो वो तो करना ही चाहिए। हमें जहाँ पर भी जगह दिखे पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कम से कम हो सके। ये मजबूरी है, जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं उनकी भी मजबूरी है। अगर सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि हमने सरकार को ऑलरेडी पैसा दिया है कन्वर्जन के रूप में, पार्किंग के रूप में, हम कमर्शियल हाउस टैक्स देते हैं, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रिवेन्यू, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो नगर निगम है, व्यापारी ही देता है। भाई देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मार्केट को ध्यान में रखते हुए
तो यहाँ पार्किंग की आवश्यकता है। कड़कड़ुमा कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी वजह से उसके भी लिमिटेड पार्किंग है, उसकी वजह से इस रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे इंस्टीट्यूशनल एरिया है, अलग अलग आगे हॉस्पिटल है, ये इन सब चीज़ों को लेके इफ़ेक्ट जो आ जाता है इस रोड पे आ जाता है। अब सरकार ये तो नहीं देखती कि उसको जड़ से सुधारा कैसे जाए, लेकिन किसी की गाड़ी सड़क पर खड़ी है चालान काट दो, पर उसकी गाड़ी खड़ी क्यों है? अगर उसको भौतिक सुविधा दी जाए तो कभी भी कोई कानून तोड़ना नहीं चाहता। तो सरकार को सबसे पहले मार्केट को ध्यान में रखते हुए जितना रोज़गार यहाँ के मार्केट जनरेट करती है, जितना रेवेन्यू जनरेट करती है और जितना सपोर्ट सरकार को या अलग अलग सरकारी मशीनरी को मिलता है, सिर्फ अपनी मार्केट से नहीं हर मार्केट से, तो उस हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। फुटपाथ भी टूटे हुए हैं, फुटपाथ पे भी अभी काम नहीं हुआ है, बहुत समय पहले काम हुआ था यहाँ पे। बट अभी क्या है कि पार्किंग ग्राहक आते हैं तो फुटपाथ पे गाड़ी लगा देते हैं। अब फुटपाथ तो वैसे लोगों को चलने के लिए है, लेकिन अब उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलती है ही नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? ग्राहक आएगा, उसको सामान खरीदना है तो जहाँ जगह मिलती है जहाँ लगा देते हैं, फुटपाथ पे मिलती है फुटपाथ पे लगा देते हैं। ये तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट छोटी मोटी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे और गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं, ग्राहक बहुत सारे आते हैं तो जाम भी लग जाता है, गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी करनी पड़ जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जन्माष्टमी को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में ही मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी और दिल्ली भी बहुत अच्छी तरह से सजती है, संपूर्ण जगत बहुत अच्छे से सजाया जाता है। आपको बता दें, इस बार कोरोना को देखते जन्माष्टमी वो रौनक मंदिरों में नहीं होगी जो हर बार हुआ करती थी। एहतियात बरते जाएंगे। लोगों में जन्माष्टमी 2 दिन को लेकर भी उलझन थी। इस पर हमने पंडित जी से बात की, क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। क्या हर बार ही ऐसा होता है कि जन्माष्टमी अक्सर करके 2 ही मनाई जाती हैं, स्मार्त और वैष्णव। इसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग तिथि को और नक्षत्र को श्रेय दे देते हैं। तो वैसे तो भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी तिथि को हुआ था रात को 12 बजे, लेकिन ये बहुत ही बिरले वाली पड़ता होगा कि दोनों चीज़ मिल जाएं। दोनों चीज़ मिल नहीं पाती हैं, या तो अष्टमी मनाई जाती है या रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है कि 11 तारीख को भी लोग मना रहे हैं और 12 तारीख को भी मना रहे हैं। 12 तारीख में तो वो लोग मना रहे हैं जैसे कि जो सूर्योदय में तिथि आ गई। तो हमारे वैष्णव समाज में कहा जाता है या हमारे सनातन धर्म में कि जो सूर्योदय में अगर जो तिथि आ रही है वो पूरे दिन पूरी रात मान्य होती है। उसी को लेकर के अब की बार में जो है 12 तारीख को जन्माष्टमी ज़्यादा मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय में जो है 9 साढ़े 9 जो भी टाइम है अष्टमी आ रही है और अष्टमी ही वो पूरी रात मानी जाएगी। तो ज़्यादातर तो श्रेय 12 तारीख को मनाया जा रहा है। आसपास हमारे पूर्वी इलाके में ये कृष्णानगर और सारे लोगों में यहाँ आसपास बिहारों में जो है ना 12 को ही मनाई जा रही है। 12 को ही भगवान का जन्म कराएंगे, स्नान कराएंगे। और अब की बार वैसे पहले जैसी रौनक तो नहीं है, क्योंकि सारे कार्य आधे अधूरे से हो रहे हैं, लेकिन भगवान का जन्म करना है, पूजा पाठ तो हम करेंगे ही, भले ही जो है विशेष रूप से ना हो, लेकिन होगा ज़रूर। सन 2020 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी है। कुछ लोगों का मत है 11 तारीख को रखी जाए, कुछ लोग 12 तारीख के विषय में कह रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है 13 अगस्त का। आपको स्पष्ट कर दूं मैं, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको ग्रहण किया जाता है, यानी उदया तिथि का मान होता है। सूर्योदय के समय जो तिथि हो उसमें ही व्रत रखना चाहिए। और इस बारी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो 12 अगस्त बुधवार को है, यानी सूर्य उदय के समय अष्टमी तिथि होने के कारण इस वर्ष 12 तारीख को 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत आप 12 अगस्त को रखें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूरी विधिवत पूजा करें, क्योंकि 12 तारीख को सूर्य उदय होने के बाद में 5 घंटे 23 मिनट तक अष्टमी का मान रहेगा, यानी 12 तारीख को ही मानना चाहिए, ये स्पष्ट है। और फिर रात्रि 12 बजने पर, जब रात्रि के 12 बज जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को आप गंगा जल से स्नान कराएं
आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं आप। और पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, शहद, घी और मीठा। मीठे में या तो चीनी मिला लें या फिर बूरा मिला लें। तो इस पंचामृत से भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।